हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चाणक्य बैच। आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर 5 मॉड्यूल 2। अब तक हमने लेक्चर 4 में हमने क्या देखा। हम मॉड्यूल 2 की बात कर रहे थे। उसमें हमने देखा कि हम बेसिकली इस लेक्चर में मॉड्यूल 2 में हम कवर कर रहे हैं वोकेशनल एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट इन इंडिया। तो उससे पहले हम एवोल्यूशन देख रहे हैं एजुकेशन का, मॉडर्न एजुकेशन का एवोल्यूशन देख रहे हैं। और मॉडर्न एजुकेशन में हम बात कर रहे हैं ब्रिटिशर्स टाइम की, ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम्स की। तो उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी का टाइम और क्राउन रूल, मींस कंपनी रूल एंड क्राउन रूल। तो कंपनी रूल में जो जो एजुकेशन के फील्ड में काम हुए हमने वो देखे। 1781 में मदरसा इन कैलकाटा सबसे पहले ओपन हुआ, ये वारन हेस्टिंग के टाइम पे हुआ था। 1791 ये आपका संस्कृत कॉलेज इन बनारस, ये आपका जोनाथन डंकन जो रेजिडेंट थे उस टाइम पे बनारस में, इनके टाइम पे स्टार्ट हुआ। 1800 फोर्ट विलियम कॉलेज इन कैलकाटा, ये आपका जो सिविल सर्वेंट जो थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स थे, उनके लिए ट्रेनिंग के लिए स्टार्ट होता है, वो वेस्ले कराते हैं। चार्टर एक्ट 1813 आता है, इसमें एजुकेशन के लिए 1 लाख ग्रांट की बात होती है। और ओरिएंटलिस्ट वर्सेस एंग्लिसिस्ट कंट्रोवर्सी होती है, इसमें मीडियम और कंटेंट की बात होती है। और इस डिबेट काफ़ी लंबी चलती है। उसके साथ साथ एक डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी का भी कॉन्सेप्ट आता है कि अल्टीमेटली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है एजुकेशन को मासेस तक पहुंचाने की किसकी है, ये डायरेक्ट ब्रिटिशर्स की है या फिर एक चंक ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल हम उनको एजुकेट करते हैं वो आगे करें। तो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन उसी को सपोर्ट करती है। इन दोनों को सपोर्ट करती है मैकुलेस मिनट्स। तो मैकुले एग्जीक्यूटिव मेंबर होता है एग्जीक्यूटिव काउंसिल का उस टाइम पे 1835 में। उसमें वो इन दोनों को एंग्लिसिस्ट और डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी को एक्सेप्ट करता है और बहुत सारे स्कूल्स और कॉलेज ओपन करे जाते हैं। उसको ये भी बोला जाता है कि अल्टीमेटली इनका पर्पस ये है कि ये चाहते हैं कि जो इंडियंस तो हों किस किस में, ब्लड में और कलर में, बट टेस्ट में वो इंग्लिश होने चाहिए, क्योंकि उनका पर्पस ही डिफरेंट था। उनका पर्पस सोशल डेवलपमेंट नहीं था, ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं था। वो चाहते थे कि हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चर पर्पस। फिर आगे 1854 में वुड्स डिस्पैच आता है। वुड्स डिस्पैच पहला एक ऐसा बोल सकते हैं कि मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन बोला जाता है, क्योंकि इसने एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बताता है एजुकेशन को किस तरह से इनको इम्प्लीमेंट करना है। और ये कहीं ना कहीं सोशल डेवलपमेंट की बात करता है, सारी स्पेस को कवर करता है। ये प्राइमरी एजुकेशन की भी बात करता है, ये सेकेंडरी एजुकेशन की भी बात करता है, ये हायर एजुकेशन की भी बात करता है। यूनिवर्सिटी तक ओपन होती हैं और ये फर्स्ट टाइम जो वर्नाकुलर लैंग्वेज है उसको भी प्रमोट करने की बात करता है। और ये पहला है जो वोकेशनल एजुकेशन की भी, स्किल डेवलपमेंट की भी बात करता है। तो स्किल डेवलपमेंट, वोकेशनल एजुकेशन, आज की जो बात हो रही है ये कभी वुड्स डिस्पैच में भी बात हुई थी 1854 में। तो सबसे पहले यहीं पे बात हुई थी, तो क्वेश्चन यहाँ से भी अराइज हो सकता है। आगे हम बात करते हैं कंपनी रूल की। हमने बात कर ली। 1857 में रिवोल्यूशन होता है और उस रिवोल्यूशन के बाद कंपनी से सारे राइट्स छीन लिए जाते हैं और ये सारे राइट्स चले जाते हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट को डायरेक्ट। उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल करती है अंडर द क्राउन, मींस क्योंकि आप पता है वहाँ पे आपको कि वहाँ पे जो प्रेसिडेंट, जो हमारे यहाँ प्रेसिडेंट होते हैं, वहाँ पे प्रेसिडेंट वाला सिस्टम नहीं है। वहाँ पे वो मोनार्की टाइप का सिस्टम है। वहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की चलती है। वहाँ पे जो हेड है वहाँ की क्राउन है। वहाँ पे क्वीन, जो अभी आपने रिसेंटली देखा हुआ कि क्वीन एलिजाबेथ का जो डेथ हुआ था, तो उसमें ये चीज़ें आई थी, क्लियर हुई थी। तो रिसेंटली न्यूज़ में रही थी, करंट का टॉपिक है। तो उनके जब 1857 में जब रिवोल्यूशन के बाद क्या क्या चीज़ें आती हैं वो हम टिल इंडिपेंडेंस हम ये चीज़ें अब आगे देखने वाले हैं। तो ये सब हमने देखा, कंपनी रूल। आगे हम बात करेंगे क्राउन रूल की बात करें। तो क्राउन रूल में क्या क्या आगे स्टेप्स हुए, गवर्नमेंट ने क्या क्या काम किए, वो सारी चीज़ें हम यहाँ देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हंटर कमीशन। हंटर कमीशन आता है लॉर्ड रिपन के टाइम पे 1882। ये भी एजुकेशन एडवाइज़र होता है।
तो उस टाइम पे कमीशन क्या क्या रोल करती है। लॉर्ड रिपन जो गवर्नर जनरल थे उस टाइम, वो वाइस राय थे उस टाइम पे, उनका जो काम था काफ़ी अच्छा था, तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। रेलिंग कमीशन, या इसको दूसरा नाम भी है यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, ये 1902 में आती है। इसी के ब्याह पे इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट एनेक्ट होता है। ये बेसिकली लॉर्ड कर्जन का टाइम है, सबसे ज़्यादा खूंखार टाइप का माना गया है ये। लॉर्ड कर्जन को अगर हम वाइसराय के टाइम पे देखेंगे तो उनकी जो पॉलिसीज़ थी वो एकदम ही बहुत इंडिया फेवर नहीं करती थी, कोई किसी भी को फेवर नहीं करती थी, वो अगेंस्ट रहते थे पूरे सिस्टम के। गवर्नमेंट रिजोल्यूशन ऑन एजुकेशन पॉलिसी, ये 1913 में आया। सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन 1917 में आया। इसके बाद 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, जिसको हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, और आगे फिर हर्तोग कमेटी का गठन हुआ 1929 में। सप्रू कमेटी, देन अमॉट एंड वुड रिपोर्ट, 1937 में वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन एंड सर्जेंट प्लान। ये सारा हमारा बिफोर इंडिपेंडेंस जो भी चीज़ें हुई हैं एजुकेशन में, उनको हम देखेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम हंटर एजुकेशन की बात करते हैं। तो जब हंटर एजुकेशन बेसिकली 1882 में ये कमीशन आया, इस टाइम पे जो गवर्नर जनरल या फिर वाइसरॉय, आप देखेंगे जब क्राउन रूल हो गया तो वो जो पोस्ट थी गवर्नर जनरल की उसको वाइसरॉय बोलने लगे। हंटर कमीशन की रिकमेंडेशंस क्या क्या थी, तो ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर थे हंटर, और इन्होंने क्या क्या रिकमेंडेशन दी। तो इनका मोस्टली रिकमेंडेशंस जो थी, मोस्टली रिकमेंडेशंस ये बात कर रहे थे प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन की। जैसे बुड्स डिस्पर्च ने सारे डायमेंशंस को, एजुकेशन के डायमेंशंस को टच किया, इन्होंने प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन की बात की है। तो क्या क्या रिकमेंडेशन दिया है इन्होंने। सबसे पहले इन्होंने बोला कि स्टेट के ज़्यादा एफर्ट्स की ज़रूरत है। अगर हमें एफिशिएंसी इंप्रूव करनी है प्राइमरी एजुकेशन की और उसको एक्सटेंड करना है, तो सबसे ज़्यादा स्टेट को एफर्ट लगाना चाहिए। तो इन्होंने बोला मोर स्टेट एफर्ट needed to increase or improve the primary education and to extend the primary education। अगर प्राइमरी एजुकेशन को इम्प्रूव करना और एक्सटेंड करना है तो स्टेट को बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत है। दूसरी बात उन्होंने बोली कि प्राइमरी जो एजुकेशन है हमारी, उसको वर्नाकुलर में ही रखा जाए, मीन्स लोकल लैंग्वेज में या फिर रीजनल लैंग्वेज में रखा जाए। तीसरा पॉइंट इन्होंने बोला कि जो सेकेंडरी एजुकेशन है, सेकेंडरी एजुकेशन को दो पार्ट में ब्रेक किया जाए। मीन्स सेकेंडरी एजुकेशन जब 10th तक होती थी, प्राइमरी एजुकेशन को 5th तक, और 10th के बाद अल्टीमेटली होना क्या चाहिए, इन्होंने बोला दो बातें होनी चाहिए कि जो हाई स्कूल कर रहा है, वो 10th जो कर रहा है, वो अगर लिटरेरी, उसमें हाई स्कूल में क्या क्या सब्जेक्ट क्या होने चाहिए, तो एक तो होने चाहिए लिटरेरी सिलेबस होना चाहिए। सिलेबस ऐसा लिटरेरी हो जो लोग यूनिवर्सिटी एजुकेशन में जाना चाहें तो वो इस सिलेबस को, जैसे आज के टाइम पे आर्ट्स और साइंस, कॉमर्स ये सब होता है, तो उस टाइम पे दो पार्ट उन्होंने रिकमेंड किए। एक लिटरेरी सिलेबस की बात करी, लिटरेरी सब्जेक्ट की बात करी, और एक बात की वोकेशनल की। तो देखो दूसरी बार वोकेशनल यहाँ पे आया हंटर कमीशन। उन्होंने बोला कि हाई स्कूल दो ट्रेड से होगी, या दो उसमें सब्जेक्ट या दो फील्ड होंगे, एक वोकेशनल और एक लिटरेरी।
लिटरेरी वाला जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन में जाना चाहते हैं, आगे यूनिवर्सिटी की एजुकेशन अचीव करना चाहते हैं कि तो उनको ये वाला ट्रेड फॉलो करना पड़ेगा। अगर वो कोई कॉमर्शियल पर्पज या कोई इंडस्ट्री में जाना चाहता है तो उसको वोकेशनल ट्रेड चूज करनी पड़ेगी। सबसे पहले वोकेशनल की बात वुड्स डिस्पैच ने की, दूसरे नंबर पे वोकेशनल की बात हंटर कमीशन ने की, और 10th के बाद ही उन्होंने बोला कि यूनिवर्सिटी एंट्री होगी। और 10th को भी 2 पार्ट में ब्रेक किया उन्होंने, 2 ट्रेड बनाए उसके, एक लिटरेरी सब्जेक्ट बताया, इसको साहित्य जो बोलते हैं उसके नाम, और एक वोकेशनल जो व्यवसायिक। तो व्यवसायिक वाला जो कॉमर्शियल पर्पस के लिए यूज होगा इंडस्ट्री, और आगे यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए ये वाला सर्विस। तो ये रिकमेंडेशन थी हंटर कमीशन की। और भी बहुत सारी रिकमेंडेशंस हैं, वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे हम बात करते हैं, और ये लॉर्ड रिपन के टाइम की बात थी। तो इस टाइम पे जो वाइसरॉय थे लॉर्ड रिपन थे, और लॉर्ड रिपन को और भी किसी चीज़ के लिए जाना जाता है, उनको फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस के लिए भी जाना जाता है। जो लोकल बॉडीज़ होती हैं, पंचायती राज, म्यूनसिपालिटीज़, तो इनके टाइम पे ये बहुत ज़्यादा इन पे काम हुआ था, तो इनको फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस भी बोला जाता है। और ये थोड़े से लिबरल थे, लिबरल टाइप के थे, और इन्होंने अच्छे काम ज़्यादा किए, अच्छे कामों के लिए इनको जाना जाता है। लॉर्ड रिपन ये इंडियन मासेस के लिए थोड़ा अच्छा काम करके गए। आगे आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री, अगर कभी डिटेल में जाएंगे तो आप समझ पाएंगे कि इन्होंने क्या क्या काम किया। इसके बाद अगला काम एजुकेशन के फील्ड में होता है। 1902 में रेलिंग कमीशन आती है। तो इस टाइम पे 1902 में करीब 1899 के पास 1905 तक, इस 6 साल तक जो वाइसरॉय हैं वो हैं आपके लॉर्ड कर्जन। और कर्जन का जो रूल है सबसे ज़्यादा फेमस माना जाता है पार्टीशन ऑफ बंगाल। पार्टीशन ऑफ बंगाल के लिए ये फेमस है। पार्टीशन ऑफ बंगाल जो करीब 1905 में हुआ है, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल ये कर्जन है। और वो उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज ये चाहते थे, कांग्रेस को भी एलिमिनेट करना चाहते थे, कांग्रेस को ये ख़त्म करना चाहते थे। और ये पॉलिटिक जितनी भी एक्टिविटी हो, नेशनलिस्ट एक्टिविटी को फिनिश करने के लिए ही इनका ये पार्टीशन इन्होंने बंगाल का किया था। तो पहला स्टेप तो ये पार्टीशन ऑफ बंगाल था। तो इन्होंने देखा बंगाल में सबसे ज़्यादा एक्टिविटी हो रही थी जो नेशनलिस्ट मूवमेंट जो हो रहे थे। तो इन्होंने स्टडी करी और ये देखा कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके बच्चे पढ़ाई कम कर रहे हैं और नेशनलिस्ट मूवमेंट में ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले इन्होंने 1902 में इसी चीज़ की स्टडी के लिए रेलिंग कमीशन, रेले उसके हेड थे, या फिर इसको दूसरे टर्म्स में इसको यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन भी बोलते हैं, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। तो इसका काम यही था कि यूनिवर्सिटी के एजुकेशन में देखिए क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और कुछ ऐसी चीज़ें रिकमेंड करिए कि जिससे सिस्टम सही हो। तो इनके जो रिकमेंडेशंस थे वो ही आगे 1904 में इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट के फॉर्म में इम्प्लीमेंट पार्लियामेंट से इनेक्ट हुए। तो 1902 में इन्होंने क्या क्या बात कही, इन्होंने जो मेजर सजेस्ट किए, सबसे पहले इन्होंने मेजर्स बोले कि इम्प्रूवमेंट, इनका जो मेजर्स थे किसके लिए मेजर्स थे, टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ यूनिवर्सिटीज वर्किंग कंडीशंस। जो उनकी कंडीशंस हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए इन्होंने सजेशन दिए। और इन्होंने क्या बोला कि जो सेकेंडरी एजुकेशन को यूनिवर्सिटी का पार्ट बनाया जाए, क्योंकि सेकेंडरी एजुकेशन के पास करने के बाद ही बच्चे यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं। तो इनका जो फाइनल एग्जाम होता है 10th वाला, वो एग्जाम यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराए, क्योंकि वो अपने हिसाब से देखे कि हमें कैसे बच्चे चाहिए। तो इनका रिकमेंडेशन ये था कि जो सेकेंडरी एजुकेशन का फाइनल एग्जाम होता है वो उसको यूनिवर्सिटी को हैंड ओवर कर देना चाहिए।
कि वो किस तरह के बच्चे चाहिए, कैसा पेपर बनाना है, ये अपने आप यूनिवर्सिटी देखे। और भी बहुत सारे रिकमेंडेशंस थे, सारे रिकमेंडेशंस को इन्होंने 1904 में एक एक्ट में लेके आए। तो उस एक्ट में इन्होंने क्या क्या बात करी, तो ये एक्ट का पर्पज क्या था, तो ऑफिशियल व्यू क्या था, मींस ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या कह रही थी, क्यों लाए थे इस एक्ट। तो उन्होंने ये बोला कि फंडिंग ग्रांट, बहुत ज़्यादा ग्रांट, एड इन ग्रांट्स आ गई थी, प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट बहुत बढ़ गया था। तो प्राइवेट मैनेजमेंट के बढ़ने से क्वालिटी डाउन हो गई थी। तो इन्होंने सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि जो प्राइवेट जो मैनेजमेंट हो रहा था स्कूल ऑफ यूनिवर्सिटीज का, उससे क्वालिटी हो गई थी डाउन, और जो आउटपुट आ रहा था वो क्या हो रहा था, ओनली ऐसे लोग पॉलिटिकल जो रिवोल्यूशनरीज थे, पॉलिटिकल और रिवोल्यूशनरीज को प्रोडक्शन हो रहा था। ऑफिशियल व्यू था। तो इन्होंने क्या बोला कि देखो यूनिवर्सिटीज को किस लिए यूज करा जाए, ओनली स्टडी पर्पज के लिए एंड रिसर्च के पर्पज के लिए, उन्हें रिवॉल्यूशन के लिए यूज ना किया जाए। अब तक क्या हो रहा था, इनके ऑफिशियल व्यू के अकॉर्डिंग जो यूनिवर्सिटीज के बच्चे थे उनको ये रिवॉल्यूशन में इन्वॉल्व कर रहे थे, पार्टीशन ऑफ बंगाल के अगेंस्ट में जो भी रिवॉल्यूशन चल रहा था, नेशनलिस्ट रिवॉल्यूशन जो भी चल रहा था, कांग्रेस के जो भी रिवॉल्यूशन हो रहे थे उनमें पार्टिसिपेट बच्चे कर रहे थे। तो ये नहीं चाह रहे थे किस तरह की चीजें। तो यूनिवर्सिटीज का सिर्फ पर्पस स्टडी के लिए हो, रिसर्च के लिए हो। आगे और क्या बोला इन्होंने, जो एफिलिएशन प्रोसेस है, जो प्राइवेट कॉलेजेस ओपन हो रहे थे धड़ाधड़, उन कॉलेजेस को रोको, और जो एफिलिएशन प्रोसेस है उसको थोड़ा स्ट्रिक्ट करो, स्ट्रिक्ट प्रोविजन करो उसमें, जिससे कम प्राइवेट कॉलेज को लेंगे, जिससे जो नंबर ऑफ प्राइवेट कॉलेजेस मैनेजमेंट बढ़ने से जो हमारी क्वालिटी डिग्रेड हो रही थी वो कम हो पाएगी। तो बट ये ऑफिशियल व्यू है, और जो नेशनलिस्ट व्यू है, जो कांग्रेस के जो लोग थे वो अपनी बात रख रहे थे। वो कह रहे थे कि ये जो चीज़ें हुई हैं, यूनिवर्सिटीज एक्ट आया है, इसका मेन पर्पज ये नहीं है जो इन्होंने बताया। ये क्या करना चाहते हैं, जो एक नेशनलिस्ट फीलिंग जो जनरेट हो गई है, नेशनलिस्ट फीलिंग जो जनरेट हो गई है यूथ के अंदर, यूथ में जो, और यूथ में भी बंगाल की बात सबसे ज़्यादा हो रही थी, क्योंकि बंगाल के टाइम पे पार्टीशन, वहाँ के लोग ही थोड़ा ज़्यादा एक्टिव थे। इसको फिनिश करना चाहते हैं। जो नेशनलिस्ट मूवमेंट या नेशनलिस्ट फीलिंग आ गई है यूथ के अंदर में, इसको ये ख़त्म करना चाहते हैं। ये क्या करेंगे कि अगर कोई लोग इस तरह की एक्टिविटी में पाया गया तो उनके नाम डिलीट कर देंगे, उन पे फाइन लगा देंगे, उन पे एफआईआर कर देंगे। तो इस तरह की चीज़ें जो हो रही थी, ये अल्टीमेटली टारगेट उनका ये था कि ये नेशनलिस्ट मूवमेंट या नेशनलिस्ट फीलिंग जो आ रही है, इनको ख़त्म किया जाए। ये 1902-1904 में रेलिंग कमीशन आया, और रेलिंग कमीशन के बाद ही वो जो भी रिकमेंडेशंस थी वो एक्ट के अंदर में आई। तो इनका पर्पस मेन यही था। आगे हम चलते हैं 1913 में गवर्नमेंट रेजोल्यूशन एजुकेशन पॉलिसी। तो इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट को रेजोल्यूशन लाने से पहले एक चीज़ हमें समझना होगी। करीब 1906 की आसपास की बात है। 1906 में जो बड़ौदा में जो प्रिंसली स्टेट बड़ौदा था, वहाँ पे क्या हो जाता है कि कंपलसरी एजुकेशन प्रमोट कर दी जाती है, इम्प्लीमेंट कर दी जाती है। इनफैक्ट उस टाइम पे ये चीज़ देखी जाती है कि 1906 में बड़ौदा में कंपलसरी एजुकेशन प्रमोट होगी, सबको पढ़ना है। अब ये चीज़ उस टाइम के नेशनल लीडर्स देखते हैं और इसको
एक्सेप्ट करते हैं, कहते हैं कि जब बड़ौदा में ये चीज़ इंप्लीमेंट हो सकती है तो जो नेशनल लीडर्स होते हैं उस टाइम के, वो चाहते हैं कि ये जो पॉलिसी है, जो कंपलसरी एजुकेशन है, ये ब्रिटिश इंडिया में भी होनी चाहिए। ब्रिटिश इंडिया में भी कंपलसरी एजुकेशन, ये स्टेट की रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि सभी को एजुकेशन मिले, कंपलसरी एजुकेशन। तो आवाज़ उठाई जाती है, डिफरेंट इस तरह के स्ट्रगल किए जाते हैं, लेटर भेजे जाते हैं और डिफरेंट सेमिनार वर्कशॉप चलती है कि गवर्नमेंट पे प्रेशर क्रिएट किया जाए, गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट पे, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट पे, और क्या हो जाए कंपलसरी एजुकेशन के लिए। तो 1913 में फिर गवर्नमेंट एजुकेशन पॉलिसी लेके आती है, उस पर रेजोल्यूशन लेके आता है कि हम क्या चाहते हैं अल्टीमेटली। तो सबसे पहले गवर्नमेंट इस चीज़ को डिनाई कर देती है। क्या डिनाई कर देती है? वो ये कहती है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट या ब्रिटिश गवर्नमेंट इस चीज़ को, कंपलसरी एजुकेशन को खुद से कराएगी, इसके लिए मना कर देती है। कहती है हम नहीं रेस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, खुद की रेस्पॉन्सिबिलिटी से वो भाग खड़ी होती है, मना कर देती है। पर वो कहती क्या है कि हम ये चाहते हैं कि इलिटरेसी रिमूव हो जाए। अब वो कैसे होगी फिर रिमूव, अगर मना करते? इलिटरेसी रिमूवल की बात करती है वो, बट ये रिमूव होगी कैसे? वो कहती है कि जो प्रिंसली स्टेट्स हैं या प्रोविंसेस हैं, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी लें और उस क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी लें वो, कि वो फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड कराएंगे। एलिमेंट्री एजुकेशन, एलिमेंट्री मीन्स और प्राइमरी एजुकेशन की बात हो रही है। तो ये और फोकस रखें कि ये जो मार्जिनलाइज सेक्शंस हैं, जैसे बैकवर्ड और पुअर क्लासेस, उन पे ज़्यादा ध्यान दें। तो गवर्नमेंट रेजोल्यूशन ऑन एजुकेशन में 1913 में क्या होता है? सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि 1906 में बड़ौदा में ये कंपलसरी एजुकेशन इम्प्लीमेंट हो जाती है। जब ये बड़ौदा में इम्प्लीमेंट होती है तो उस टाइम के नेशनल लीडर ब्रिटिश इंडिया पे भी प्रेशर क्रिएट करने लगते हैं कि पूरे ब्रिटिश गवर्नमेंट, जितना भी ब्रिटिश इंडिया है, उसमें कंपलसरी एजुकेशन प्रमोट होनी चाहिए, इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। तो 1913 में फिर गवर्नमेंट अपना एक पॉलिसी निकालती है, एक और रेजोल्यूशन निकालती है, कहती है कि ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम नहीं ले सकते कि पूरे ब्रिटिश इंडिया में हम कंपलसरी एजुकेशन की बात करने लगे, पर ये कहती है कि हम चाहते यही है कि इलिटरेसी रिमूव हो जाए। उसके लिए क्या करना चाहिए? उसको जो प्रिंसली स्टेट या प्रोविंसेस हैं वो जिम्मेदारी लें कि ये रेस्पॉन्सिबिलिटी की किसकी, कि फ्री और कंपलसरी एजुकेशन, वो ये बात करती है। तो आगे चलते हैं। इसके बाद हमारा 1917 में सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन आता है। तो सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन यूनिवर्सिटी की कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए आता है। कैलकाटा में यूनिवर्सिटीज़ की कंडीशन पुअर हो रही थी, उसके लिए सजेशंस और रिकमेंडेशंस मांगने के लिए सैडलर कमीशन का गठन होता है। बट ये एजुकेशन कमीशन, प्रॉब्लम तो कैलकाटा यूनिवर्सिटी की है, बट ये सॉल्यूशन दे जाती है पूरे सिस्टम की, पूरे एजुकेशन सिस्टम, स्कूल से लेके यूनिवर्सिटी एजुकेशन तक। तो इसमें इम्पोर्टेंट यही बात है सबसे पहले। तो जैसे नाम तो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन लिखा है कि यूनिवर्सिटी की बात करेगी, बट ये मतलब मेन पर्पज इसका क्या होता है कि ये प्रॉब्लम्स जो चल रही थी, कहाँ पे? प्रॉब्लम्स ऑन कैलकाटा यूनिवर्सिटी, क्योंकि ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के एंड की बात है, तो क्योस वैसे ही क्रिएट हो रहा था, अनएम्प्लॉयमेंट टॉप पे थी, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे था उस टाइम पे सिस्टम। तो जो कलकत्ता यूनिवर्सिटीज़ में ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी, उनकी स्टडी के लिए ही 1917 में सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन की स्थापना होती है। बट ये जो सजेशन देता है, ये कहता है कि यूनिवर्सिटी क्या लिंक है प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन से, तो ये सजेशन स्कूल एजुकेशन से स्टार्ट होके यूनिवर्सिटी एजुकेशन तक देता है। यूनिवर्सिटी एजुकेशन में भी ग्रेजुएशन की बात करते हैं, सबसे पहले इसी में बात होती है।
फिर इवन रिसर्च तक की बात होती है, पीएचडी तक की बात होती है इसी में। और टीचर्स के और प्रोफेसर्स के पे स्केल्स की बात होती है, काफ़ी कुछ इसमें अच्छी बात होती है। फिर अल्टीमेटली होता क्या है, ये कहते हैं कि स्कूलिंग जो अभी तक 10th तक चली आ रही थी, उससे पहले कि इनका एक्चुअली व्यू क्या है, ये क्या व्यू रखते हैं। फॉर इम्प्रूवमेंट इन द यूनिवर्सिटी एजुकेशन प्री कंडीशन क्या है कि सेकेंडरी एजुकेशन इम्प्रूव होनी चाहिए। मीन्स अब स्टेटलर यूनिवर्सिटी कमीशन का जो स्थापना या एस्टेब्लिशमेंट हुआ स्टडी करने के लिए प्रॉब्लम्स इन कैलकटा यूनिवर्सिटी, तो इन्होंने ये पाया कि यूनिवर्सिटी की अगर आप कंडीशन इंप्रूव करना चाहते हैं तो उससे पहले प्री कंडीशन है कि सेकेंडरी एजुकेशन इंप्रूव होनी चाहिए। तो इन्होंने क्या बात बोली, फॉर इम्प्रूवमेंट इन यूनिवर्सिटी एजुकेशन प्री कंडीशन क्या होनी चाहिए, प्री कंडीशन आपकी होनी चाहिए कि इम्प्रूव करिए, क्या इम्प्रूव करिए, सेकेंडरी एजुकेशन को। अब इन्होंने फिर क्या बोला, स्कूलिंग जो हमारी अभी तक हाई स्कूल तक ही था, इन्होंने बोला कि फर्स्ट से लेकर 12th तक होना चाहिए। सबसे पहले 12th तक एजुकेशन की बात ये आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी कमीशन ने की। फिर इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि जो इंटरमीडिएट 12th 11th 12th स्टूडेंट इंटर इनटू यूनिवर्सिटी आफ्टर इंटरमीडिएट रादर देन मैट्रिक। वही बात मीन्स कि अभी तक जो फर्स्ट से 10th तक बच्चा जाता था और 10th के बाद यूनिवर्सिटी सीधा, तो बीच में यहाँ पे एक इंटरमीडिएट क्लास आ गया। और इस इंटरमीडिएट 11th 12th को मॉनिटर करने के लिए अलग से बोर्ड की स्थापना भी होनी चाहिए। वो 11th और 12th को देखेगा, हायर सेकेंडरी जिसको बोला गया, सेपरेट बोर्ड होना चाहिए। और इसका जो करिकुलम ऐसा कंपेटेबल टू द यूनिवर्सिटी होना चाहिए। डायरेक्ट 10th के बाद यूनिवर्सिटी जा रहे हैं बच्चे, तो वो यूनिवर्सिटी की कंडीशन ज़्यादा अच्छी नहीं रह रही है। तो 1917 में सेंट्रल यूनिवर्सिटी कमीशन की ये कुछ इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस थी, इनको हमें समझना चाहिए। फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 1929 में हरदोग कमेटी। इससे पहले अगर हम एक चीज़ और देखेंगे, 1917 सेंट्रल यूनिवर्सिटी कमीशन के बाद 1990 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है। उसमें मेजर चेंज हो जाता है कि डायरकी सिस्टम लग जाता है। मींस अब जो पहले सेंट्रल गवर्नमेंट होती थी उसको दो पार्ट में सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर दिया था। सेंट्रल गवर्नमेंट के सब्जेक्ट्स अलग थे जो आज के टाइम पे जो होता है जैसे सिस्टम चल रहा है, और स्टेट गवर्नमेंट की सब्जेक्ट्स अलग थे। स्टेट को उस टाइम पे प्रोविंस के नाम से जाना जाता था, प्रोविंस। तो प्रोविंशियल लिस्ट में डाल दिया था एजुकेशन को। जब प्रोविंशियल लिस्ट में डाल दिया था तो सेंटर से फंडिंग की व्यवस्था खत्म हो गई थी। फंडिंग अगर किस पे रिलाई थी, प्रोविंस पे, और प्रोविंस ड्यू टू द डेफिसिट ऑफ द बजट और डेफिसिट ऑफ द फंड एजुकेशन की हालत बदतर हो गई थी आफ्टर 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बाद। फिर आपका हरतोग कमेटी आती है। हरतोग कमेटी एक सब कमेटी होती है। सब कमेटी किसके अंडर में होती है? ये सब कमेटी जो साइमन कमीशन होता है आपका, साइमन कमीशन आता किस लिए? जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1990 में आया उसके रिव्यू के लिए आता है कि प्रॉपर तरीके से चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो जब साइमन कमीशन आता है उसी में एक सब कमेटी, एजुकेशन सब कमेटी बनती है जिसको बोलते हैं हरतोग कमेटी 1929। ये पूरा एजुकेशन सिस्टम को देखती है और उसके बाद अपना कुछ रिकमेंड करती है। तो
ये क्या क्या रिकमेंडेशन और क्या क्या बातें करती है ये कहती है कि जो एजुकेशन का स्टैंडर्ड डिटेरियोरेट हुआ है, जो डिटेरियोरेशन ऑफ एजुकेशन स्टैंडर्ड, उसका रीजन ये बोलती है, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है कि नंबर ऑफ स्कूल और कॉलेजेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ स्कूल कॉलेजेस से जो क्वालिटी है वो डाउन हो गई है, जो स्टैंडर्ड है वो मेंटेन नहीं हो पा रहा है। तो ये क्या क्या रिकमेंड करती है? इसकी रिकमेंडेशन की अगर हम बात करें, ओनली डिजर्विंग स्टूडेंट टू 10th एंड 12th, वो कहती है कि दो बातें हैं, बच्चों को प्रॉपर एजुकेशन दिलाओ और उसके बाद जो एक्चुअल डिजर्विंग स्टूडेंट्स हैं उन्हीं को, जो डिजर्विंग है, जो पास होके अच्छे से पास होके जा रहे हैं डिजर्विंग स्टूडेंट, वो ही हायर सेकेंडरी और सेकेंडरी तक जाएं, 10th और 12th करें। जो रेस्ट जो कम डिजर्विंग है, एवरेज स्टूडेंट्स हैं, उनको वोकेशनल कोर्सेज की तरफ जाना चाहिए। तो अगेन हरतोग कमेटी में वोकेशनल कोर्सेज की बात हुई, वोकेशनल कोर्सेज आफ्टर 8th स्टैंडर्ड, 8th क्लास या 8th, तो 8th क्लास के बाद वोकेशनल कोर्सेज चलें उनके लिए, किसके लिए? जो एवरेज स्टूडेंट है और जो डिजर्विंग है, जो टॉपर है, जो अच्छी परसेंटेज ला रहे हैं, उनको 10th 12th के लिए करने के लिए बोलना चाहिए। तो ये होता है 1929 में हरतोग कमेटी में। फिर इसके बाद अगली चीज आपकी आती है हरतोग कमेटी। पहले सबसे पहले देखिए, सब कमेटी होती है साइमन कमीशन की और एजुकेशन कमेटी होती है। ये कहती है कि जो एजुकेशन का स्टैंडर्ड जो डिटेरियोरेशन हुआ है उसमें, उसका सबसे बड़ा रीजन है नंबर ऑफ स्कूल और कॉलेजेस की संख्या बढ़ गई है। और फिर कुछ वो रिकमेंड करती है, वो कहती है कि डिजर्विंग स्टूडेंट्स हैं उन्हीं को 10th 12th करने का मौका मिलना चाहिए। जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं उनको वोकेशनल कोर्सेज आफ्टर 8th क्लास, स्किल डेवलपमेंट वाले कोर्सेज, उनकी तरफ बढ़ जाना चाहिए। आगे 1934 में आपकी सप्रू कमेटी रिपोर्ट आती है, सप्रू कमेटी की रिपोर्ट आती है और उसमें क्या रिकमेंडेशंस होती हैं जो अब तक, अभी आपने देखा कि सेटलर कमीशन आ गया था तो उसने 12th की बात कर दी, तो 12th आ गया था। अभी तक सेटलर कमीशन से पहले 10th तक चलता था, उसके बाद डायरेक्ट यूनिवर्सिटी आती थी और ये सब काम चलता आ रहा था। फिर सप्रू कमेटी रिपोर्ट क्या कहती है, क्या रिकमेंड करती है, ये देख लेते हैं। सप्रू कमेटी क्या बोलती है कि जो इंटरमीडिएट स्टेज है इसको अबॉलिश करो। तो इसकी रिकमेंडेशन क्या होती है? सबसे पहले एबॉलिश इंटरमीडिएट स्टेज, और वो कहती है कि स्कूलिंग जो होनी चाहिए वो 11 ईयर्स ऑफ स्कूलिंग होनी चाहिए। जो 12 की थी अब तक, अब वो 11 की बोल रहे हैं, स्कूलिंग होनी चाहिए 11 साल की। उसको उन्होंने कैसे कैसे ब्रेक किया है? इस 11 साल को उन्होंने ब्रेक किया कि 5 साल प्राइमरी और 6 साल सेकेंडरी। पहले 5 साल प्राइमरी में रहेगा, फिर अगले 6 साल सेकेंडरी पर रहेगा। और सेकेंडरी को उन्होंने फर्दर 2 पार्ट में ब्रेक किया है। 3 साल वो लोअर सेकेंडरी और फर्दर 3 साल वो हायर सेकेंडरी की बात करें। लोअर सेकेंडरी के बाद वो वोकेशनल एजुकेशन की बात करेंगे। मीन्स कुछ लोग जो उनके पास ऑप्शंस होंगे, पहले 5 साल प्राइमरी करना जरूरी है, उसके बाद 6 साल की सेकेंडरी है यूनिवर्सिटी में जाने से पहले। बट अगर 3 साल की लोअर सेकेंडरी करने के बाद वो वोकेशनल कोर्सेज या वोकेशनल एजुकेशन की तरफ जा सकते हैं। नहीं तो 3 साल लोअर सेकेंडरी करिए, फिर 3 साल हायर सेकेंडरी करिए, इसके बाद आप ग्रेजुएशन के लिए जाएंगे या हायर एजुकेशन के लिए जाएंगे।
जो 11th और 12th थी, इसमें 12th को एबोलिश, इंटरमीडिएट स्टेज का मतलब मीन्स 12th क्लास को एबोलिश करने की बात हुई। 11 ईयर ऑफ स्कूलिंग की बात हुई, पहले 5 साल प्राइमरी, फिर अगले 6 साल सेकेंडरी, और उसको उसने फर्दर 2 पार्ट में ब्रेक करने की बात की कि 3 साल लोअर सेकेंडरी और अगले 3 साल हायर सेकेंडरी, लोअर सेकेंडरी के बाद वोकेशनल की बात। तो सप्रू कमेटी ने भी वोकेशनल की बात की। हायर सेकेंडरी के बाद वो जा सकते हैं हायर स्टडीज में या फिर ग्रेजुएशन में। अब इसके बाद आती है 1937 में एबॉट एंड वुड रिपोर्ट। वो भी अब एजुकेशन सिस्टम की एनालिसिस करते हैं और पाते हैं कि कुछ कुछ अपनी रिकमेंडेशंस देते हैं, और इनका जो पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं, जो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा दिलाता है इसमें, तो ये जो ओपन होते हैं इन्हीं की रिकमेंडेशंस पे होते हैं। तो ये क्या कहते हैं, ये बेसिकली कंप्लीट हायरार्की बताते हैं किसकी, वोकेशनल इंस्टीट्यूशंस पहले विद रिकमेंड करते हैं। ये कहते हैं वोकेशनल इंस्टीट्यूशंस पैरेलल with the hierarchy of institutions imparting a general education। जनरल मीन्स एकेडमिक एजुकेशन की बात हो रही है। ये कहते हैं कि देखिए 1937 एबॉट वुड रिपोर्ट क्या कहती है कि कंप्लीट हायरार्की ऑफ, ये क्या रिकमेंड करती है, ये सजेशन देते हैं एक हायरार्की होनी चाहिए किसकी, वोकेशनल इंस्टीट्यूशन पहले विद द हायरार्की ऑफ इंस्टीट्यूशन इम्पार्टिंग जनरल एजुकेशन। जनरल एजुकेशन जो आपकी फर्स्ट से लेके सपोज 10th तक है या 12th तक है, फर्स्ट से 12th ये हमारा जनरल एजुकेशन हो गई। और वोकेशनल इंस्टीट्यूशन दिस मीन्स सपोज 8th के बाद वोकेशनल एजुकेशन स्टार्ट हो जाती है, तो उसके साथ उसकी हायरार्की थे कि 8th के बाद अगर जो बच्चा 2 साल वोकेशनल एजुकेशन कर लेगा दैट विल बी इक्विवेलेंट टू द 10th। फिर वो चाहे तो इंटर मोबिलिटी हो तो 11th में एडमिशन ले सकता है। इस तरह की बातें इन्होंने की। इसी के लिए साइड में इसी टाइम पे पॉलिटेक्निक कॉलेज एंड एग्रीकल्चर कॉलेज ओपन हुए रूरल एरियाज में। उनका काम क्या था कि एक वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइड कराना, वोकेशनल एजुकेशन कंप्लीट हायरार्की ऑफ द वोकेशनल इंस्टीट्यूशंस पैरेलल विद द जनरल एजुकेशन जो पा रहे हैं उसके साथ साथ कुछ लोगों के पास ये ऑप्शंस होना चाहिए कि जो चाहे पॉलिटेक्निक कॉलेज में और वोकेशनल कोर्सेज करें। तो इस तरह की व्यवस्था एबॉट एंड वुड रिपोर्ट ने 1937 में सबसे पहले रखी। तो ये भी वोकेशनल एजुकेशन की बात करता है। फिर 1937 में वर्धा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन की बात होती है और 1944 में एक सर्जेंट प्लान आता है। दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। पहले हम वर्धा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन की बात करेंगे। वर्धा एक लोकेशन है गुजरात में, और यहाँ पे क्या होता है अल्टीमेटली वर्धा में एक कांग्रेस ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस होती है एजुकेशन पे, ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑन एजुकेशन, और ये कंडक्ट कराई जाती है, ऑर्गेनाइज कराई जाती है कांग्रेस के द्वारा। एजुकेशन कॉन्फ्रेंस है वर्धा में होती है गुजरात में, बेसिक एजुकेशन के ऊपर बात करने की बात होती है। तो इसमें एक कमेटी होती है जाकिर हुसैन कमेटी, वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है एजुकेशन के ऊपर। क्या नाम होता है उसका, जाकिर हुसैन कमेटी, जाकिर हुसैन कमेटी। जाकिर हुसैन कमेटी ये कहाँ से इन चीज़ों को लेते हैं, क्या क्या ये फॉलो करते हैं। जाकिर हुसैन कमेटी और एजुकेशन का बेसिक एजुकेशन का प्रिंसिपल क्या फॉलो करते हैं, ये कहते हैं कि कंसेप्ट रखते हैं लर्निंग थ्रू एक्टिविटी। इनका जो स्लोगन होता है वो होता है
लर्निंग थ्रू एक्टिविटी। और ये कहाँ से लिया गया होता है, ये आइडिया आया कहाँ से होता है? ये आता है गांधी जी की एक मैगजीन होती है वीकली हरिजन, वीकली हरिजन एक मैगजीन है, उससे ये आइडिया ये कॉपी करते हैं, लर्निंग थ्रू एक्टिविटी। और ये क्या क्या रिकमेंडेशंस देते हैं? ये कहते हैं फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल फ्रॉम 7 to 14 ईयर ऑफ एज। इनकी रिकमेंडेशंस क्या होती हैं? ये रिकमेंडेशन देते हैं कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन कब से कब तक? 7th to 14th ईयर ऑफ एज। पहली रिकमेंडेशन तो ये होती है कि, और ये क्या कहते हैं, ये बेसिक हैंडीक्राफ्ट सिलेबस में इंक्लूड करने की बात करते हैं, हिंदी मीडियम की बात करते हैं टिल 7th, और 7th के बाद ये इंग्लिश की बात करते हैं। क्या 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 और क्या रिकमेंडेशंस होती है इनकी? एक कहते हैं ये कि हैंडीक्राफ्ट लाइए सिलेबस में, स्कूलिंग के साथ हैंडीक्राफ्ट, वोकेशनल एजुकेशन की बात हो रही है, हैंडीक्राफ्ट इन सिलेबस। और क्या बात होती है इनकी कि हिंदी मीडियम रखिए, कब तक? 7th क्लास तक। अब ये सारी चीज़ इनके रिकमेंडेशंस हुए, और इनके जो ये प्रिंसिपल्स हैं, जो भी कॉन्फ्रेंस के थ्रू ये चीज़ आई, इनको हम एक नाम और दिया गया, इसको नाम दिया गया नई तालीम, क्योंकि ये जाकिर हुसैन साहब के साथ ने इजाद की थी। इनके कमेटी के जो चेयरमैन थे वो थे आपके जाकिर हुसैन जी। तो इनको इन्होंने एक नई तालीम, तालीम मीन्स शिक्षा की बात हो रही, नई तालीम कमेटी का नाम दिया, और जाकिर हुसैन कमेटी या नई तालीम बात एक ही है। इनका प्रिंसिपल था लर्निंग थ्रू एक्टिविटी, एक्टिविटी के थ्रू लर्न करना है। और ये आइडिया इन्होंने गांधी जी की जो वीकली हरिजन मैगजीन थी वहाँ से कॉपी किया था। रिकमेंडेशन थी कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन 7 से 14 ईयर्स तक की बात की, और इन्हें बोला कि हैंडीक्राफ्ट मेकिंग जो होता है उसका सिलेबस में इंक्लूड करिए, हिंदी मीडियम करिए 7 तक। अब ये चीज़ जब हुई, इसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और ये स्टार्ट हो जाता है तो जो प्रोविंसेस में कांग्रेस की जितनी भी मिनिस्ट्रीज थी, सरकारें थी, वो रिजाइन कर देती हैं। जब ये रिजाइन कर देती हैं तो ये प्रॉपर जो बेसिक ये वर्धा स्कीम इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती। तो ये आइडिया तो ठीक था बट इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता, क्योंकि उस टाइम पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है, तो ये प्रॉपर इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता। बिफोर इंडिपेंडेंस एजुकेशन की फील्ड में 1944 में सर्जेंट प्लान, ये भी बहुत अच्छा एडवाइस थी या रिपोर्ट थी। सर्जेंट ये एजुकेशन एडवाइजर थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। सर्जेंट ही वाज एजुकेशन एडवाइजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इन्होंने जो प्लान बनाया था, इन्होंने कहा था जो आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 उसके बाद एजुकेशन डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए इंडिया का, उसका प्लान बनाया। आगे एजुकेशन का रोड मैप कैसा होना चाहिए आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, जब फिनिश हो जाएगा वर्ल्ड वॉर 2 उसके बाद एजुकेशन डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए उन्होंने बताया। इन्होंने सबसे पहले बोला कि प्री प्राइमरी की बात की, 3 से 6 साल तक प्री प्राइमरी फ्री और यूनिवर्सल कर देनी चाहिए। प्री प्राइमरी जिसे प्ले स्कूल्स बोलते हैं, प्री प्राइमरी को इन्होंने 3 to 6 ईयर्स बोला कि ये फ्री एंड यूनिवर्सल हो जाना चाहिए। दूसरी इनकी मेजर रिकमेंडेशंस ये थी कि एबॉलिश कर देना चाहिए 12th को। तीसरी
रिकमेंडेशन थी कि आफ्टर 10th दो तरह की चीज़ें होनी चाहिए, जैसे जो 11th है वो उसमें दो बातें होनी चाहिए, दो तरह की चीज़ें होनी चाहिए। एक तो वोकेशनल एंड टेक्निकल, ट्रेड की बात हो, और दूसरा हमारा एकेडमिक की बात हो। तो फिर वोकेशनल और टेक्निकल की बात हुई सर्जेंट प्लान में। उन्होंने बोला कि 10th के बाद दो ट्रेड होने चाहिए, या तो एकेडमिक और या फिर वोकेशनल एंड टेक्निकल, जो आगे कॉमर्शियल पर्पज में यूज हो। ये अगेन आपका साहित्य वगैरह के फील्ड में या हायर एजुकेशन की फील्ड में यूज हो। चौथा इनका मेजर जो रिकमेंडेशंस था वो था टीचर्स की ट्रेनिंग का, कि टीचर्स की प्रॉपर ट्रेनिंग हो। तो ये चार मेजर इनके रिकमेंडेशंस थे। और इनका जो विजन था, इसके अगर ऑब्जेक्टिव या विजन की बात करें, सर्जेंट प्लान ये क्या चाह रहे थे, ये कह रहे थे कि नेक्स्ट 40, ये मीन्स लॉन्ग टर्म का टारगेट था, नेक्स्ट 40 ईयर्स में इंडिया की जो एजुकेशन सिस्टम है वो इंग्लैंड के इक्वल हो जाएगी। द एजुकेशन इन इंडिया इन नेक्स्ट 40 years is equivalent to the equivalent to the UK एजुकेशन, इंग्लैंड एजुकेशन के बराबर। इनका लॉन्ग टर्म विजन था। अगर ये प्रॉपरली तरीके से ये चीज़ें इंप्लीमेंट हो गई जो इनकी रिकमेंडेशन थी, ये तो हमने इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस यहाँ पे रखी हैं, और तो रिकमेंडेशंस तो इनकी 20-25 थी। तो सर्जेंट प्लान की मेजर रिकमेंडेशंस जो थी हमारी, ये चार रिकमेंडेशंस हमने रखी। और सर्जेंट प्लान ने ये एजुकेशन एडवाइजर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला कि वर्ल्ड वॉर जब फिनिश होगा तो एजुकेशन डेवलपमेंट कुछ ऐसा हो, और विद इन 40 years जो हमारा सिस्टम है, जो एजुकेशन सिस्टम है इंडिया का, वो बेटर हो जाएगा, और इतना बेटर हो जाएगा कि इक्विवेलेंट टू द इंग्लैंड की जो भी है, हाँ उतना हो जाएगा। तो फिर इसके बाद आपको पता ही है कि इंडिपेंडेंस स्टार्ट 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट हो जाता है, और उसके बाद चीज़ें डिफरेंट तरीके से चलती हैं। तो अभी तक जो हमने देखा, बिफोर इंडिपेंडेंस को देखा, और उसमें दो पार्ट में ब्रेक किया कि एक तो हमारा है जो बात हो रही है इसकी क्राउन रूल की बात हो रही है आफ्टर 1857, और एक आपका कंपनी रूल की बात हो रही है बिफोर 87। उसमें जो जो एजुकेशन की कमेटीज और जो जो रिकमेंडेशंस आई, वो सारी चीज़ हमने देखी। ओके, थैंक यू। ये लेक्चर हमारा फिनिश होता है। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे आफ्टर इंडिपेंडेंस